नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन क्रांति पर। जैसा कि हम लोग बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर के पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस कर रहे थे, इस कड़ी में हम लोग 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर लिए। 2024 एग्ज़ाम का जो मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड ने जारी किया है, उस मॉडल पेपर क्या होता है, कैसे क्या है, ये सारा डिटेल में एग्ज़ाम में क्या पैटर्न रहेगा, सारा कुछ हमने पहले वीडियो में डिस्कस करा था। और बहुत सारे क्वेश्चंस को पहले और दूसरे तीसरे 3 वीडियो अभी तक मैंने अपलोड कर दिया। उसमें डिटेल से सारा कुछ नियम कानून भी बता दिया था क्या है बोर्ड का पहला वीडियो में। फिर सब क्वेश्चन के साथ साथ उस टॉपिक को भी अच्छे से डिस्कस किया था, चाहे यूएनओ हो चाहे सार्क हो, अच्छे से डीप में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था। तो उसी कड़ी में आज हम लोग चौथा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, तब इसको देखिए, ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप पूरा इस सीरीज़ को देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसी को बात के साथ अपना शुरू करते हैं। हम लोगों ने तीसरे वीडियो में लास्ट क्वेश्चन किया था क्या, 50 नंबर क्वेश्चन, कि बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य से संबंधित है। तो बोडोलैंड विवाद हम आपको पहले तीसरे नंबर वीडियो में बताए थे लास्ट में ना, कि असम का भाग काट करके डिमांड किया जा रहा है एक अलग राज्य बनाया जाए, अलग देश नहीं अलग राज्य, बोडोलैंड के नाम से, है ना। तो उसको बाद में फिर बहुत सारा हिंसा लड़ाई सब होने के बाद एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया हुआ है, एक ऑटोनोमस काउंसिल बनाया गया है। तो वो कहाँ से संबंधित है, असम से संबंधित है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब असम से ही टूट करके निकला। अभी आगे चढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पे 51 कहते हैं पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन शामिल नहीं है। जब भारत का मैप आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, ऊपर में नॉर्थ है ना, ऐसे बना करके ऊपर में क्या नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो भारत के जो इधर में जो पड़ता है पूर्वोत्तर, पूरब और उत्तर के बीच में जो इधर जो पड़ता है हमारा 7 सिस्टर, जिसमें असम आ जाता है। अब 7 बहनें असम से ही सब टूट कर निकला। पहले नेफा था, फिर उसके बाद असम से टूट करके सारा निकला है। तो पहला क्या, असम सब बाउंड्री 6 से बाउंड्री शेयर करता है असम, है ना, असम। फिर उसके बाद इधर से आप अगर मैप में, मैं क्लासरूम में तो मैप से ही याद करवाता हूँ, समझा देता हूँ। पहले असम 7 सिस्टर स्टेट में कौन कौन आता है। तो पहले क्या आ जाएगा आपको, असम यानी कि असम, जिसको भी असम भी आप लोग कहते हैं, है ना। तो 7 सिस्टर में क्या आ जाएगा, तो असम याद होगा, असम। उसके फिर इधर आप याद करेंगे मैप की तरफ तो अरुणाचल प्रदेश आपको दिखेगा। फिर नीचे आइएगा तो क्या दिख जाएगा, नागालैंड। फिर नीचे आइएगा तो मणिपुर, फिर नीचे आइएगा तो मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय। तो ये 6 हो गया, एक असम 7। तो 7 सिस्टर में यही 7 राज्य आते हैं। तो कौन कौन, देखिए 7 सिस्टर हम लोग ऐसे क्लास में याद करवाते हैं, 7 सिस्टर + 1। जो छोटे छोटे राज्य है ना हमारे पूर्वोत्तर के, उसमें को 7 सिस्टर कहा जाता है। 1 में किसको रखे, सिक्किम में। लोग सिक्किम से कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, कि इसको भी गिन लेते हैं 7 सिस्टर में। तो सिक्किम को हम लोग कहते हैं 7 सिस्टर 1, एक भाई, 7 बहन एक भाई, इस तरह से हम याद दिलवाते हैं क्लास में। तो 7 सिस्टर में कौन कौन है, असम हो गया, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 6 हो गया, और असम खुद 7 हो गया। टोटल 7। तो इसमें कौन नहीं है, पश्चिम बंगाल तो असम से बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन इसमें वो 7 सिस्टम है। नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है ना। तो असम जो है पश्चिम बंगाल क्या 7 सिस्टर राज्य में शामिल नहीं है। तो इसको ध्यान से याद कर लेंगे। तो टोटल 7 सिस्टर का तो मैं बता दिया। अच्छा, क्वेश्चन से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर तो सिंपल है, काका कालेकर, है ना। तो देखिए एक्चुअली में है क्या कि संविधान में हमारा समाज तो जानते हैं कि ऊंच नीच जाति व्यवस्था पर आधारित समाज था, लंबे समय तक था, क्या अभी भी है ना। अब थोड़ा सा कम हुआ कि छुआछूत अब नहीं है। तो लंबे समय तक जो अपर कास्ट का डोमिनेंस रहा है सोसाइटी में, है ना, उसका वर्चस्व रहा है। उसी कारण पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, नौकरी सब जगह उनका वर्चस्व रहा था। और अछूत का कॉन्सेप्ट था, जो छोटे जात था उनको पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न किया गया। और भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट आप लोग जानते ही हैं। तो उनकी वजह से जो SC ST है उनको तो संविधान में आरक्षण दे दिया गया था। वो सामाजिक आर्थिक रूप से पहले से पिछड़े थे, है ना, तो उनको आरक्षण दे दिया गया था। SC को कितना % आरक्षण है हमारे संविधान में, SC यानी शेड्यूल कास्ट को 15%, ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी सब, उनको कितना है 7.5% आरक्षण है। तो लेकिन इसके अलावा भी समाज में कई सारे वर्ग थे जिनके साथ भेदभाव हुआ है, उनको समाज में पिछड़ापन का शिकार होना पड़ा है।
बहुत सारे उसमें कास्ट आते थे, तो उनका आकलन करके, है ना, उनको भी समाज में अच्छा स्थान मिले, नौकरी में स्थान मिले, कॉलेज स्कूल में एडमिशन मिले, इन सब को ध्यान में रखने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाता है ना। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग आपको बना था कब? आपको 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? काका कालेलकर की अध्यक्षता में क्या पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। कब बना था? 1953 में बना था। ठीक है, इसको कालेलकर आयोग भी कहते हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को कालेलकर आयोग भी कहते हैं। इसका काम क्या था कि SC ST के अलावा भी समाज में जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई है, उनकी पहचान करना और उनके विकास के लिए अपना रिपोर्ट देना। तो इसने भी, ये 1953 में इसका गठन हुआ था, इसने भी कुछ रिपोर्ट दिया, इनकी कोई बात हुआ नहीं। फिर आपको सेकेंड पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग, फिर से आयोग तो मैं पिछले वीडियो सब में भी बता चुका हूँ कि किसी खास काम के लिए कुछ खास लोगों का ग्रुप, है ना, जो सरकार बनाती है या कोई पार्टियाँ भी बनाती है, तो सरकार में जनरली बनाती है। तो उस आयोग के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष तो कौन थे? काका कालेलकर। लेकिन फिर आपको एक आयोग बनता है द्वितीय पिछड़ा वर्ग, इसको प्रथम की जगह सेकेंड कर दीजिए, है ना, सेकेंड पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके अध्यक्ष रहते हैं कौन? BP मंडल, है ना, VP सिंह नहीं बोल रहा हूँ, BP मंडल, है ना, जिसको हम लोग मंडल कमीशन के नाम से कहते हैं। ठीक है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो था उसको मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो मंडल कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में इसकी स्थापना हुई थी मंडल कमीशन का। BP मंडल की अध्यक्षता में बना था, जिसको दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। ठीक है, मंडल कमीशन ने आपको क्या 1980 में क्या करता है? ये अपना रिपोर्ट दे देता है। मंडल कमीशन 1980 में रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट में ये क्या कहता है कि OBC जो अदर बैकवर्ड क्लास है, उसको क्या कर दिया जाए? 27% आरक्षण दिया जाए, है ना, आरक्षण दिया जाए। और भी कई सुझाव देता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक मामला था, तो इसको 1980 में रिपोर्ट दिया। कई सरकार आई गई, किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर आपको 1990 में BP सिंह की सरकार आती है, ऑप्शन में दिख रहा है ना, ये BP सिंह की सरकार। तो ये आपको मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था, मंडल कमीशन उसको क्या कर देता है? लागू कर देता है। उसी मंडल कमीशन में क्या रिपोर्ट था कि 27% आरक्षण किसको? जो सामाजिक रूप से SC ST के अलावा जो समाज में जो अन्य जातियां हैं, वो जो पिछड़ गए हैं, उनके लिए 27% का आरक्षण लागू किया गया था। तो ये देखिए क्वेश्चन एक था, मैंने क्या क्या बता दिया, इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। कब गठन हुआ था? 1953 में। ठीक है, अच्छा 1953 में एक और आयोग गठन हुआ था, बताओ कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना। उसके अध्यक्ष कौन थे बताओ कमेंट करके। मैंने तीसरे वीडियो में भी बताया, दूसरे में भी बताया होगा शायद, है ना। तो चलिए, तो वो कौन थे? ये फिर दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? 1979 में बना। उसके अध्यक्ष कौन थे? BP मंडल थे। उसने रिपोर्ट कब दी? 1980 में दी। रिपोर्ट को लागू कब किया गया? 1990 में। मंडल कमीशन यानी कि कब लागू किया गया? 1990 में। उसी के तहत कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 27%। किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो BP सिंह ने किया था। BP ने, VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, है ना, ये इन्होंने लागू किया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट को। ये पूछता है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया था? तो VP सिंह। देखिए, जो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब है, और पूछ भी सकता है। ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लेना, ध्यान से पढ़िए, सुनिए, और इसको आपका जो प्रीवियस ईयर का जो भी प्रैक्टिस सेट है उसमें जाकर के मिलाओ, प्रैक्टिस कीजिए OMR शीट पे, तभी जाकर के आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 किस पर, देखिए आ गया क्वेश्चन ना, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग या मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया था? तो अभी बताया था किसने? VP सिंह ने। कब किया था? 1990 में किया था। तो मेरा आदत है, मैं जब एक बार बोल देता हूँ उसमें तो एक ही टॉपिक के साथ पूरा डीप में डिस्कस कर देता हूँ, इससे ताकि बच्चों में कन्फ्यूजन ना रहे। तो आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन आ ही रहा, बार बार पूछेगा, अन्य सेट में भी आएगा। ठीक है, चलिए, मंडल कमीशन का रिपोर्ट किसने करा था? बता दिया, मंडल कमीशन के बारे में बता दिया था अभी तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन 54, कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है ना? तो देखिए 74वां संविधान संशोधन के तहत क्या है? संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, अनुसूची कितना टोटल बताओ? 8 + 4 12। तो 12वीं अनुसूची जोड़ा कब? 1993 में। 1993 में। इसी के तहत क्या करा गया कि जो शहरी क्षेत्र में भी जो लोकल गवर्नमेंट का गठन किया, जैसे नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, है ना, नगर पंचायत हो गया,
तो उनका गठन किया गया 74वां संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से, समझे। इसी में क्या 73वां संविधान संशोधन भी होता है, कब? 1993 में ही होता है। इसी के तहत संविधान में एक 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसके तहत पंचायती राज का गठन किया गया था, है ना, जो पंचायती सरकार। इसके बारे में डिटेल से मैंने पहले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो आप पहला वीडियो इसी पॉलिटिकल चैनल के पहले वीडियो नहीं, इस पॉलिटिकल मॉडल पेपर सीरीज का जो पहला वीडियो है उसमें बताया है। तो आप चैनल पे जाइए, उसको पहले देख लीजिए, अच्छा से डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैंने डिटेल में सारा कुछ बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करूँगा तो वीडियो वैसे ही लंबा चल जाएगा, ठीक है। चलिए, किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति आरंभ किया? पूरब मतलब जो इंडोनेशिया वाला आसियान कंट्री, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब देशों के साथ अच्छी रिलेशन रखा जाए, ये मतलब हमारी विदेश फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। चैप्टर आपका है ना, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, उससे संबंधित है। पूरब की ओर देखो की नीति किस प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया था? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 से अब 96 तक नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने क्या करा था? पूरब की ओर देखो नीति का प्रारंभ किया था, तो है ना, पीवी नरसिम्हा राव ये प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने पूरब की ओर देखो, पूरब की ओर मतलब जो इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस है ना, ये सब है ना, उन देशों के साथ हमारा रिलेशन क्या हो, अच्छा हो, जिससे क्या है मतलब एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़े, तरक्की करे, ये उद्देश्य था। तो कौन थे? नरसिम्हा राव जो थे, इन्होंने ही क्या करा था? पूरब की ओर देखो नीति इन्होंने प्रारंभ किया था, ठीक है। कोई इसमें क्वेश्चन कन्फ्यूजन है ना। चलिए, इन्हीं के टाइम एक घटना हुआ था, बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, है ना, जो विवादित ढांचा था उसको। चलिए, सूचना का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था ना? तो आप लोग जानते हैं कि 2005 से क्या है, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है। इसी के तहत आप किसी भी सरकारी कार्यालय से, ऑफिस से, है ना, किसी भी प्रकार की सूचना को मांग सकते हो। उसमें शायद थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है, तो 2005 में इसको लागू किया गया। मैं खुद इसको सूचना का अधिकार अधिनियम को मैंने एक बार यूज किया था, बीपीएससी के इशू लेकर के मैंने OMR सीट मंगवाया था, उसके बाद तो पब्लिक ही कर दिया उसने। तो वो बहुत बड़ा हथियार है आम जनता के लिए। आप किसी भी सरकार PMO से कोई रिपोर्ट मांगना चाहे आपके ही शहर में मान के चलिए मुखिया ने कोई योजना से काम करवाया है, और वो कितना पैसा कहाँ खर्च किया, कहाँ से क्या सामान लाया है, आप RTI के माध्यम से उससे मांग सकते हैं। वो आपको रिपोर्ट, आपको उसका बहुत क्राइटेरिया है, आपको मैंने डिटेल से क्लास में बताया है। यहाँ पे तो संभव नहीं, वीडियो लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में। पहली बार आपको राजस्थान में इसके लिए आंदोलन हुआ था, वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी। तो कानून बना करके 2005 में लीगल कर दिया गया। आप किसी भी सरकारी ऑफिस से, कार्यालय से, पदाधिकारी से, है ना, आप किसी भी प्रकार की सूचना को मांग सकते हैं, कुछ प्रतिबंधों के साथ, ठीक है। कुछ चलिए आगे। अगला, दलित पैंथर्स नामक जो संगठन है, इसका स्थापना किस राज्य में हुई? तो महाराष्ट्र में। देखिए, दलितों के लिए क्या है, एक अलग देखिए, दलित पेंशनर्स नामक एक संगठन है जो महाराष्ट्र में इसका गठन किया गया, ठीक है। ये दलित युवाओं का संगठन था, है ना, जो अपने अधिकारों के लिए, समुदाय की बेहतरी के लिए लड़ते थे। और भी इसमें थोड़ा सा कुछ विवादित चीज़ भी है, तो उसको उतना है ना, आप समझ लीजिए। दलित युवाओं का संगठन था, 1972 में क्या था, इसकी गठन हुआ था, कहाँ? महाराष्ट्र में। बस इतना ही, दलित से संबंधित दलित युवाओं का एक संगठन था। चलिए, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति, है ना, बलवंत राय मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया था? वर्णन किया था या सिफारिश किया था? तो देखिए, भारत में पंचायती राज का गठन हो, इसके लिए कई समिति बनी थी, है ना। उसमें से एक था क्या? बलवंत राय मेहता समिति, जिससे ये आप इन्होंने क्या, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज हो, उसका इन्होंने क्या दिया था? सुझाव दिया था। बलवंत राव मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाए, इसका इन्होंने क्या करा था? सुझाव दिया था। इसमें क्या हुआ था? देखिए, त्रिस्तरीय में क्या है, आप लोग पंचायत में सुनते होंगे, एक क्या, ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत। इसमें आपको मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर ये सारे आ जाते हैं, ग्राम पंचायत। एक होता है पंचायत समिति,
ये बाद में अपना प्रमुख का भी चुनाव करता है। पंचायत समिति ये ब्लॉक लेवल पे होता है। देखिए, ग्राम पंचायत गांव लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे यानी कि प्रखंड के स्तर पे, एक होता है जिला परिषद। एक क्या होता है? जिला परिषद। जिला परिषद, ठीक है। ये त्रिस्तरीय क्या है? स्थानीय स्वशासन है। ग्राम पंचायत है त्रिस्तरीय। तो ग्राम पंचायत एक स्तर, ये ग्राम लेवल पे, गांव लेवल का एक मतलब कुछ हद तक ऑटोनोमस बॉडी है जो लोकल लेवल की चीज़ों पे कानून बनाती है, काम करती है। पंचायत समिति एक ब्लॉक लेवल की बॉडी है, पंचायती राज संस्था का ही 11वीं अनुसूची का ही पार्ट है। जिला परिषद जिला लेवल पे अपना काम करती है। तो यही था त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसका सिफारिश क्या बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। पंचायती राज संस्था का गठन इसके लिए कई समिति बनाते हैं। एक अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने क्या दिया था? ये 2 स्तरीय दिया था, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय दिया था और इन्हीं की बातों को माना गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष, पहले नंबर बात हुआ कहाँ था, है ना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन आपको पता है क्या? बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ? यूगोस्लोवाकिया जो एक देश है वहाँ है, ठीक है। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मार्शल टिटो, उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। आप थोड़ा सा गुट निरपेक्ष आंदोलन को समझ लेते हैं। तो देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 ध्रुवों में बट गई थी, 2 गुटों में। एक क्या था? अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी गुट। एक दूसरा क्या? सोवियत संघ, जो भी वर्तमान में रूस है, सोवियत संघ के गुट वाला एक क्या था? साम्यवादी गुट, है ना। तो बहुत सारे देश चाहते थे कि मतलब ये दोनों गुट चाहते थे कि बहुत सारे देश हमारे ग्रुप में आ जाए, वो चाहते थे हमारे ग्रुप में आ जाए। तो इंडिया बोला, और इंडिया जैसे और भी विकासशील देश बोला कि भाई अभी तो हम आज़ाद हो ही है, हमको अपना विकास करना है कि तुम लोगों के चक्कर में। मान के चलिए हम अमेरिका के गुट में चल जाते तो सोवियत संघ यानी कि रूस के दुश्मन हो जाते हैं, रूस के ग्रुप में जाते तो अमेरिका के दुश्मन हो जाते हैं। और हमारे नए आज़ादी हुए तो हम लोग का उद्देश्य था क्या? सबके साथ सबका विकास, सब कुछ में ले दे करके क्या अपने देश का विकास करना। तो इसलिए उस समय के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, यूगोस्लाविया का राष्ट्रपति मार्शल टिटो, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति सुकर्नो, और ये इजिप्ट मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल नासिर। इन्होंने ये सब मिल करके क्या किए? बोले कि भाई नहीं, हम तुम्हारे ग्रुप में खेलेंगे, नहीं यार तुम्हारे ग्रुप में खेलेंगे, हम लोग अपना एक अलग ग्रुप बना लेंगे। और वो ग्रुप क्या होगा? गुट निरपेक्ष। किसी के गुट में, निरपेक्ष का मतलब नहीं, किसी के भी गुट में नहीं रहेगा। जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको क्या कहेंगे? गलत कहेंगे। तो इन लोगों ने अपना एक अलग संगठन ही बना लिया। उस संगठन का नाम क्या था? गुट निरपेक्ष आंदोलन। इंग्लिश में उसको कहते हैं NAM, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना? 1961 में। कहाँ? बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ? यूगोस्लाविया है ना, वही है बेलग्रेड। तो पहला सम्मेलन कब? तो ये पूछेगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन कब किया गया? तो 1961 में। संस्थापक सदस्य कौन था? तो भारत के जो नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, सो अब्दुल नासिर मिस्र का, मार्शल टिटो ये पहले अध्यक्ष भी बने थे, वही यूगोस्लाविया के सुकर्नो आपको कहाँ? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो ये हो गया, समझ में आ गया। पहला सम्मेलन 1961 कहाँ? बेलग्रेड में स्थापना, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं, चलती है। अच्छा, भारत का पहला परमाणु सफल परीक्षण कब हुआ? तो है ना, जानते हैं ना हमारे पास परमाणु बम है। तो परमाणु बम का पहला सफल परीक्षण हम लोग ने कब किया था? 1974 में किया था। लेकिन उस समय दुनिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बोला कि ऐसे झूठे बोल रहा है, इस तरह के ऐसी बम फोड़ दिया, कोनो बोला परमाणु बम है ना। उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, उसी के तहत क्या किया था हम लोगों ने? पहला परमाणु सफल परीक्षण किया। लेकिन दुनिया ने उसको नहीं माना, बोला दुनिया ने नहीं माना। तो बोला अच्छा नहीं माना। तो फिर 1998 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो एक बार हम लोगों ने बम फोड़ दिया, परमाणु मतलब परीक्षण किया मतलब किसी पाकिस्तान पे नहीं फोड़ दिया, ज़मीन के नीचे फोड़े थे। राजस्थान में पोखरण परमाणु परीक्षण, आप लोग सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, क्लास में अगर रहे होंगे तो, ठीक है। तो 1998 में परमाणु तो था ना। दूसरा परमाणु परीक्षण हम लोगों ने कब किया था? 1998 में। पहला किया था 1974 में, लेकिन दुनिया ने उसको उतना वैल्यू नहीं दिया कि नहीं झूठी है, उसी बम फोड़ दिया। लेकिन 1998 के बाद हम लोग को मान लिया गया कि परमाणु शक्ति देश है, और बहुत सारा प्रतिबंध भी लगा दिया गया इसके बाद, है ना। तो तब हमारे पास ही परमाणु, तब चाइना कंट्रोल में नहीं रहता। शक्ति ही शक्ति को काटता है, लोहा को काटता है। तो पावरफुल व्यक्ति, इसलिए चाइना भी कंट्रोल में नहीं, तो वो भी कब का नहीं, अरुणाचल वाला क्षेत्र सब अटैक करके ले लिया रहता। चलिए, तो ये हो गया सफल परमाणु परीक्षण कब किया हम लोगों ने? 1998 में किया, ठीक है। मतलब 74 में भी पहला, फिर दूसरा ये। चलिए, अभी तीसरा नहीं हुआ है। चलिए, मैकमोहन रेखा कहाँ है?
तो देखिए मैकमोहन रेखा किसके साथ लगती है, तो हमारा चीन, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। अच्छा, यहीं पे पूछे रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है, तो रेड क्लिफ रेखा आपको भारत और पाकिस्तान के बीच है ना, और बांग्लादेश के बीच, क्योंकि उस में ही बना था। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा देखिए, सार के बारे में पहले ही क्वेश्चन में, पहला वीडियो के पहले क्वेश्चन में डिटेल से बताएं। तो सार का सदस्य कौन नहीं है पूछ रहा था। 8 गो सदस्य, आपको पूरा 8 गो याद रहना चाहिए ना। तो उसके अलावा हम क्या बोले थे, भारत का 5 गो लैंड बॉडी शेयर करता हुआ देश और 2 गो पड़ोसी, 7, एक भारत अपने 8। तो उसमें लैंड बॉर्डर शेयर करता 2 गो देश नहीं है। चीन और म्यांमार भारत का पड़ोसी है लेकिन उसका सदस्य नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन रहता है, जान करके ऑप्शन म्यांमार ही देता है, भूटान और चीन ही देता है। तो म्यांमार और चीन सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का स्थापना कब हुआ था, मैंने पहले वीडियो में डिटेल में बताया, कब, 1985 में। कहाँ हुआ था, ढाका में। तो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, वो भी ढाका में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। ठीक है, सार्क के सदस्य कौन है, 8 है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, भारत, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबसे नया है, अफगानिस्तान 2007 से वो सदस्य है उसका। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, 8 देश टोटल है। तो इस 8 को याद रखिए, उसके अलावा जो नहीं है तो पता ही है। चलिए, सार्क का प्रथम सम्मेलन देखिए, पूछ दिया ना, कब हुआ, कहाँ हुआ था, बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश नहीं रहता, ढाका रहता तो ढाका में। ठीक है, चलिए आते हैं। तो बांग्लादेश ढाका में हुआ था, मुख्यालय पूछेगा तो हाँ। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मैं संयुक्त, पहले वीडियो में यूएनओ को पूरा डिटेल से बता दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ उसका अंग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में का जो एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, नीदरलैंड के द हेग में। बाकी जो अन्य 5 अंग है उसका हेड ऑफिस कहाँ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क बता दिया ना पूरा डिटेल में, पहला वीडियो जा करके देखिए, वहाँ मैंने डिटेल से बताया, उतना डिटेल में इसमें आप नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो 6 अंग में उसे एक बार बता देता हूँ। 6 अंग क्या कौन कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, कौन कौन, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक सामाजिक परिषद है ना, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो सब का 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और जो क्या बोलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसका मुख्यालय सिर्फ क्या है, नीदरलैंड के एक द हेग नाम का शहर है, वहाँ है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो देखिए, संविधान में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था। ये क्या, मौलिक कर्तव्य से जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, 11, 10 + 1 है ना, बाद में एक जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, ये भी मौलिक कर्तव्य है, अधिकार नहीं मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। ये भी पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के या किस आयोग की सिफारिश पे जोड़ा गया था संविधान में, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है, 51A में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। देखिए, अभी टोटल पूछा ना, 10 है ऑप्शन में, 10 होगा नहीं, 10 + 1, 10 था लेकिन बाद में एक उसमें और भी 2002 में ऐड करा गया था। ठीक है, तो टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है, 11। चलिए, तो भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। संविधान में टोटल 22 भाग है ना, तो भाग नंबर आप जानते हैं कि पहला में राज्य और उसके क्षेत्र का वर्णन है, दूसरा में क्या वेतन भत्ते का वर्णन है, तीसरा में क्या है, अच्छा तो ये तो अनुसूची का मैं बता रहा हूँ। संविधान के भाग तीसरा में क्या, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान के भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो संविधान के भाग 4 में क्या है, आपको 36 से लेकर के 51 तक है ना, 36 अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो किस भाग में, टोटल भाग कितना, 22। कोई 25 भी बोलता है, क्यों बोलता है, क्यों नहीं होगा 25, ये सारा मैंने पहला वीडियो में बता दिया है, पहला दूसरा में, तो उन वीडियो सबको देख लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 19 नागरिकों के कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित करता है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हमको दिया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है।
उसी में से एक क्या है, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है। तो उस 19 नंबर आर्टिकल में भी क्या 6 प्रकार के स्वतंत्रता, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल है। प्रेस मतलब मीडिया की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये क्लियर कर लिए थे, है ना। 6 प्रकार का है, पहले 7 था, संपत्ति का स्वतंत्रता भी था, खैर अभी 6 है, कोई दिक्कत। चलिए स्पीड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पहला दूसरा तीसरा वीडियो में डिटेल से बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ उसमें बता दिया, तो फिर मैं इसमें रिपीट करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो आप उसको देख लीजिए अच्छा से, फिर इसको देखिए ढंग से। चलिए, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ना। तो देखिए हम लोग विधायक को चुनते हैं, विधायक जिसको ज़्यादा हो जाता है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है। विधायक मुख्यमंत्री को चुनता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल, है ना। तो नियुक्ति वही करा, है ना। तो राज्यपाल, तो बिहार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति मतलब किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। तो दिक्कत, चलिए, यानी कि ये भी पूछा कि मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, तो को राज्यपाल ही दिलाता है। नियुक्ति का मतलब वही हो गया यहाँ पे, शपथ दिलाना है, ठीक है। वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है शपथ, तो राज्यपाल ही दिलाएगा। उच्च न्याय जो हाई कोर्ट का जो जज होगा उसको कौन शपथ दिलाएगा, चीफ जज को राज्यपाल ही दिलाएंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन, आगे चलते हैं। स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं इन टॉपिक को, जिसको कर दिए उसको बार बार मैं नहीं करूँगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। मैं कितना डिटेल में पहला दूसरा वीडियो में बताया हूँ, 12 सदस्यों को, ठीक है। टोटल राज्यसभा में कितना सदस्य है, 245। और भी डिटेल में बहुत कुछ बताया हूँ। कितना का इलेक्शन होता है, 233 का, 12 क्या हो गया, मनोनीत। तो देखिए 245 पुर गया, तो राज्यसभा में ये सारी चीज़ें। वो राज्यसभा क्या है, क्यों है, कैसे, सारा कुछ बता चुका हूँ पहले दूसरे वीडियो में, देखिए जा करके। राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, देखिए राज्य सरकार, किसी भी राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, सीएम, चीफ मिनिस्टर होता है। हाँ, राज्य का प्रमुख अगर पूछता कि किसी राज्य का प्रमुख कौन होता तो क्या होता, राज्यपाल। उसी तरह से हमारे देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। लेकिन हमारे देश की सरकार का प्रमुख कौन है, भारत सरकार का प्रमुख कौन है, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो गया। हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख, देश का प्रमुख प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख कौन होता है, पीएम होता है। उसी तरह से राज्य में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, उसी के नाम से सारा काम होता है। लेकिन सरकार का प्रमुख, ताकत, पावर का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है ना। तो देखिए बिहार विधान परिषद में 1/6, जो बिहार विधान परिषद में कितना सदस्य है, 75, इसका 1/6 लोग को क्या राज्यपाल नॉमिनेट करता है। शिक्षा, साहित्य, खेल में, जैसे कि आप लोग पढ़े थे ना, राज्यसभा में जो है 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, शिक्षा, साहित्य, खेल से जुड़े हुए लोगों को, विज्ञान से जुड़े हुए लोगों को। उसी तरह से बिहार विधान परिषद में क्या है, 6 लोगों को क्या कर सकते हैं, राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। सॉरी 1/6 नहीं, 1/6 कीजिए, कितना हो जाएगा, लगभग आपको 13 के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। तो इतने लोगों को राज्यपाल, 12 या 13 के आसपास में आ जाएगा, राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं किसी शिक्षा साहित्य। जैसे हम मान के चलो उनको लगेगा कि हमने क्या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा किया है, तो हमें विधान परिषद में भेज देंगे। टोटल कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में। देख लो 1/6 या 6 याद कर लो, कौन कौन, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये मैं पूरा डिटेल से पहला दूसरा वीडियो में बताऊँ क्या होता है विधान परिषद, संसद क्या होता है, उसमें जाकर के आप देखिए, ठीक है। चलिए अगला, भारत में किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान कौन कर सकता है, किसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मान के चलिए किसी को हाई कोर्ट ने मृत्यु दंड दे दिया, सुप्रीम कोर्ट भी ने मृत्यु दंड दिया, तो रास्ता खत्म, तो अब उसको कौन माफ कर सकता है, तो क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, नहीं, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लेकिन अपने मन से नहीं, मंत्रिमंडल की सलाह पे क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, क्षमा भी कर सकता है, ठीक है। उसके अपराध को क्षमा भी कर सकता है या कम कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या कैसे है ये सब पहले मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा वो वीडियो सब जाकर देख लिया। अच्छा, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 साल होना चाहिए कम से कम, है ना। लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 साल, और पंचायत चुनाव, लोकल बॉडी का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल, 35 साल होगा कम से कम। तो आप क्या है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 साल चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
और शायद मैंने किसी वीडियो में बोल दिया, पहला ही वीडियो में बोल दिया था कि लोकसभा के लिए 25 हो तो ठीक है, राज्यसभा के लिए 35 बोल दिया था शायद, अगर मैं याद तो 35 नहीं होगा, 30 होगा। इसके अलावा विधान परिषद, अगर राज्यसभा की जगह विधान परिषद वहाँ भी 30, विधानसभा में 25, लोकल चुनाव में जो पंचायत का मुखिया सबका चुनाव हो गया, वार्ड कमिश्नर का चुनाव होगा उसमें 21, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल होना चाहिए मिनिमम, कम से कम। ठीक है, चलिए अगला 75 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? कौन करता है? लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा की मीटिंग को बुलाता है, लेकिन अपने मन से नहीं। मंत्रिमंडल के सलाह पे क्या कर सकता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के सलाह पे लोकसभा को विघटन मतलब डिजॉल्व, समाप्त, फिर से चुनाव होगा। लोकसभा का कार्यकाल बताया ना 5 साल का होता है, तो ये सब कौन कर, लोकसभा क्या कैसे, जैसे पहला दूसरा वीडियो में डिटेल बता चुका है, इसलिए अभी शॉर्ट स्पीड में चल रहे हैं। तो राष्ट्रपति, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश, जज ये सब नहीं। तो ठीक है, तो ऐसा इसमें हम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, वीडियो कितना 30 मिनट का, आधा घंटा का वीडियो हो गया। तो चलिए आज इसी 75 करते हैं, फिर बाकी 25 दूसरा में कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, पूरा ढंग से सुनिए, 2-3 बार सुनिए, है ना, प्रैक्टिस कीजिए, और जितना भी पूछा गया क्वेश्चंस है बिहार बोर्ड का उसको रिपीट कीजिए बार बार, OMR से प्रैक्टिस कीजिए, सब्जेक्टिव का भी ऑब्जेक्टिव का ही, तभी आप जाकर के अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, मैंने तो करा है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिए। और आपका एग्जाम 1 फरवरी से है, बहुत कम समय बचा है, तो इधर उधर टाइम बर्बाद नहीं करना है, आराम से मस्त होकर के ढंग से बैठ के पढ़िए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।